नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। हमारा विकल्प जो दिया गया है, पहला 9 अक्टूबर, दूसरा 10 अक्टूबर, तीसरा 11 अक्टूबर और चौथा जो दिया गया 12 अक्टूबर। यहां जो सही विकल्प होगा दोस्तों, यह विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ यहां इसकी थीम 2022 की आपको देख लेनी है। तो देखिए, जो 2022 की इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, इसका जो थीम है आवर टाइम इज नाउ आवर राइट ऑन फ्यूचर, ये 2022 की थीम है। अब यहां से कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहां बात हो रही है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की, तब हमारा आंसर जो होगा यह 11 अक्टूबर होगा। लेकिन अगर यही पूछा जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाए, तो इसका आंसर मित्रों 24 जनवरी, कौन सा दिवस, 24 जनवरी जो है ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर यही अगले प्रश्न के रूप में देखें, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों यह होगा 13 फरवरी। कौन सा, 13 फरवरी होगा और यह सरोजिनी नायडू जी से संबंधित है। अगर बात करें यही अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब यहां से 4 प्रश्न आपको याद रखना है। अगर प्रश्न पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, तो हमारा उत्तर 11 अक्टूबर होगा। अगर पूछा जा रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो 24 जनवरी होगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 13 फरवरी होगा और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो इसका उत्तर जो है 8 मार्च होगा। साथ ही साथ थीम हमने देख लिया, पुनः रिकॉल कर लें कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या है, आवर टाइम इज नाउ आवर राइट्स आर फ्यूचर, ये 2022 की थीम है। अब कल से हम लोगों ने एक नया प्रयास प्रारंभ किया था कि विगत माह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको रिकॉल कर लें और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत ना हो अगर दिवस से प्रश्न पूछे जाएं। तो कल के सीरीज में हम लोगों ने जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवसों को देखा था। आज की सीरीज में हम लोग फरवरी और मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवसों को देखेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें। देखिए, यहां दिया गया है फरवरी माह का अगर बात हो तो सबसे पहले 2 फरवरी को अगर हम बात करें, 2 फरवरी को ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है या रामसर स्थल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं, 75 रामसर स्थल हैं और सबसे ज्यादा कहां है, तो तमिलनाडु में सर्वाधिक 14 स्थल हैं और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में 10 आर्द्र भूमियां हैं। अगर हम बात करें दूसरे का, तो 4 फरवरी को मित्रों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है और कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 13 फरवरी के बारे में बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस के रूप में, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें मार्च माह से, तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में, 22 मार्च अत्यंत महत्वपूर्ण है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यही याद रखें 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व
पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखें 22 मई जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भारत के द्वारा कब तक का रखा गया है, तो 2025 का रखा गया है, जबकि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है ये 2030 का रखा गया है। आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो देखिए, पहला विकल्प दिया गया है बेन बेनार्क, दूसरा डगलस डायमंड, तीसरा फिलिप और डिलिग। यहां चौथा विकल्प दिया गया है सभी। यहां हमारा जो सही विकल्प है दोस्तों, ये 3 वैज्ञानिकों को, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अर्थशास्त्रियों को 2022 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की गई है। और ये तीनों जो अर्थशास्त्री हैं ये यूएसए से संबंधित हैं। और यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और यह किस नदी के तट पर स्थित है? पोटामैक नदी के तट पर स्थित है। अब अगर हम बात करें कुछ नोबेल पुरस्कार से महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत नोबेल फाउंडेशन के द्वारा 1901 ईस्वी से प्रारंभ की जाती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन क्षेत्र? पहला आपका भौतिक है, दूसरा आपका रसायन विज्ञान है, और तीसरा आपका ध्यान रखना है मेडिसिन है, और चौथा आपका शांति है, और पांचवा आपका साहित्य जो है। ये 5 क्षेत्रों में पहले नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। लेकिन 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कारों की सूची में अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया और 1969 ईस्वी में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब यहां से एक प्रश्न और भी आपको ध्यान रखना है कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार, रसायन का, मेडिसिन का, साहित्य का और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से प्रदान किया जाता है। जबकि शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो है मित्रों, ये नार्वे की राजधानी ओस्लो से प्रदान किया जाता है। कहां से? नार्वे की राजधानी ओस्लो से प्रदान किया जाता है। यह भिन्न होने के कारण यहां से प्रश्न लगातार बनते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से प्रदान किया जाता है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से प्रदान किया जाता है। बात हो रही है यहां अर्थशास्त्र से संबंधित, तो आपको जरूर याद रखना है कि भारत के कौन ऐसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात की जाए तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। ये 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए। अगर बात हो यहां अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो आपको याद रखना अमर्त्य सेन को भारत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और हाल ही में भारतीय मूल के, आपको याद रखना है, अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्टर डुफ्लो को 2018 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब आपको ध्यान रखना है कि पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत के अमर्त्य सेन जी थे, और दूसरे जो हैं ये भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्टर डुफ्लो को 2018 में दिया गया था।
अब महत्वपूर्ण आपको यहां से नोबेल पुरस्कार के जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं या जिन जिन क्षेत्रों में 2022 के नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों, उनको हम एक बार रिकॉल कर लें, जिससे आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत ना हो। तो देखिए एक साथ हम इसको कंपैक्ट ग्रुप में देख लें। अगर मेडिसिन के बारे में बात हो तो किसको दिया गया है, तो स्वांते पाओ को दिया गया है, और इनका क्षेत्र क्या है, तो ये बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं और पैलियोजीनोम के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 2022 मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया, और ये स्वीडन के हैं। कहां के हैं, स्वीडन के हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान में तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है, एलन आस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लोसर को और एंटोन जिंगलर को, या क्वांटम सिद्धांत के लिए इनको यह प्रदान किया गया है। अगर बात करें रसायन की तो कैरोलिन बैट्रोजी, मार्टिन मेंडल, बेरी शार्पलेस, इनको दिया गया है क्लिक केमिस्ट्री, क्लिक रसायन में यह पुरस्कार दिया गया है। जबकि बेरी शार्प जो हैं दूसरे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, जिनको नोबेल पुरस्कारों से रसायन विज्ञान में दूसरी बार सम्मानित किया गया है। अगर बात करें शांति के क्षेत्र में तो आपको याद रखना है आलिस बिलियास्के, ये कहां के हैं, बेलारूस के हैं। आपको याद रखना है बेलारूस के हैं। और 2 संस्थाएं हैं, पहला मेमोरियल है, ये रूस से संबंधित है, मानवाधिकार संस्था है, जबकि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है ये यूक्रेन की मानवाधिकार की संस्था है। इन 2 संस्थाओं को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है 2022 का। साहित्य के क्षेत्र में एनी एनेक्स को, ये फ्रांस से संबंधित हैं, इनको दिया गया है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जैसा कि प्रश्न के माध्यम से बताया गया, वैन वेनार्क और डगलस डायमंड और फिलिप डिलिस को दिया गया है। और इनका क्षेत्र क्या रहा है, तो बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय संकट पर कार्य करने के लिए इनको यह पुरस्कार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। यकीन मानिए ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको जरूर याद रखें। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और भी है। देखिए हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसका नाम रखा गया विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहां किया जाएगा, तो देखिए पहला दिया गया राजसमंद राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा लखनऊ, चौथा महाराष्ट्र। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों ये राजसमंद एक स्थल है, कहां का, राजस्थान का, यहां पर किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, आपको ध्यान रखना है, शिव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। साथ ही साथ अब बात हो रही है प्रतिमाओं से, तो हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है अपने देश में और वहां से प्रश्न बने हैं, तो हम रिकॉल कर लें। जैसे अगर बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की, स्टैचू ऑफ यूनिटी का स्थापना कहां किया गया है, तो सरदार सरोवर डैम पर किया गया है गुजरात में। और किससे समर्पित है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। अगर बात करें स्टैचू ऑफ नॉलेज की, यह स्थापना कहां किया गया है, तो BR अंबेडकर जी को समर्पित है और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया, महाराष्ट्र के लातूर में। अगर बात करें स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की, तो इसकी स्थापना इसका उद्घाटन 5 फरवरी 2022 को कहां से किया गया, हैदराबाद से। और किसके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और संत रामानुजाचार्य जी को यह समर्पित है। अगर बात करें स्टैचू ऑफ पीस की, तो आपको याद रखना है जैन मुनि को समर्पित है ये, और इसकी स्थापना कहां की गई है,
तो राजस्थान में इसकी स्थापना की गई है। मतलब आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें तो बी आर अंबेडकर जी से संबंधित है, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो यह रामानुजाचार्य जी से संबंधित है और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और हैदराबाद से संबंधित है। और स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो जैन मुनि जी से संबंधित है जो कि राजस्थान राज्य में स्थापित है। अब महत्वपूर्ण जानकारी, अगर हम शिव की जो प्रतिमा का अनावरण किए जाने की बात हो रही है इनसे बात करें तो देखिए इसकी विशेषताएं क्या है और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी आपको जानना है। जैसे बात करें तो IITN की सीनियर जो प्रोफेसर की टीम है उनके द्वारा इसको रेगुलेट किया गया है, इसको ऑब्जर्व किया गया है। अब देखिए यह दिया गया क्या है, यहां 2500 सालों तक ये सुरक्षित रखने का दावा किया गया है। देखिए 2500 साल तक सुरक्षित रखने वाली इस प्रतिमा का डिजाइन IIT रुड़की, आपसे पूछा जा सकता है कि जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है इसका डिजाइन किसने किया है, तो IIT रुड़की के द्वारा डिजाइन किया गया है। और देखिए इसमें विंड टनल टेस्ट, ऊंचाई का, हवा का प्रभाव टेस्ट कहां हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसका प्रभाव किया गया है। और ये 70 फीट लंबी है भगवान शिव की मूर्ति और ध्यान मुद्रा की है, आपको ध्यान रखना है। और ये 20 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने वाली है और हवा की 250 किलोमीटर की तेज रफ्तार को यह मूर्ति जो है ये इसको ऑब्जर्व कर सकती है, या इतनी हवा पर इस मूर्ति पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आइए इसी क्रम में इस पिक्चर को भी देख लें। यहां देखिए राजसमंद में राजस्थान से संबंधित है, जिसकी उद्घाटन का बात किया गया है कहां पर, राजसमंद में, और जो कि राजस्थान से संबंधित है। और शिव की ध्यान मुद्रा की यह मूर्ति है जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में, शिव की मूर्ति के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहां खोला जाएगा, तो देखिए पहला दिया गया अहमदाबाद, दूसरा गांधीनगर, तीसरा मुंबई, चौथा नई दिल्ली। यहां जो सही विकल्प है दोस्तों यह विकल्प नंबर सी सही होगा, मुंबई में इसकी स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, बहुकला सांस्कृतिक केंद्र मतलब जो तमाम सारे कथक कलाएं, जो तमाम सारे कलाएं हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, उनका एक ही छत के नीचे समायोजन जो किया गया है वो कहां किया गया है, ये बहुकला सांस्कृतिक केंद्र में, जो कि स्थापित कहां किया जाएगा, मुंबई में किया जाएगा। साथ ही साथ आपको यहीं से ध्यान रखना है आपको कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है वो कितने स्थलों को चिन्हित किया गया है, तो वहां पर 40 स्थलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से आपको याद रखना है 32 स्थल जो हैं ये सांस्कृतिक हैं। कौन है, सांस्कृतिक हैं। और 7 स्थल जो हैं ये प्राकृतिक हैं, और एक स्थल जो है दोस्तों ये मिक्स है जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क के रूप में है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आपको याद रखना है, एससीओ संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन के द्वारा, संघाई सहयोग संगठन के द्वारा पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भारत के किस शहर को चुना गया है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को यह सीओ के द्वारा सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ अगर हम अहमदाबाद के बारे में बात करें दोस्तों, तो हाल ही में अहमदाबाद से आपको याद रखना है कि अटल ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया, तो अटल ब्रिज का उद्घाटन अहमदाबाद में साबरमती नदी पर किया गया, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पतंग जैसा संरचना इसका है। अगर बात करें यहीं पर गांधीनगर से, तो आपको ध्यान रखना है डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इसका आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा, गुजरात के। अगर बात करें नई दिल्ली की, तो हरियाली योजना का प्रारंभ कहां से किया गया, या हरियाली योजना को कहां से प्रारंभ किया गया, तो नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया। आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला एलिवेटेड रोपवे सिस्टम, पहला एलिवेटेड मार्ग का नाम क्या है, एक्सप्रेसवे का नाम क्या है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे जो है यह भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, और इसका संबंध कहां से है,
तो दिल्ली से और हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा के मध्य में बनाया गया है द्वारका एक्सप्रेसवे, और भारत का पहला एलिवेटेड एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। और इसकी लंबाई कितना है? 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि हरियाणा और दिल्ली के मध्य में है। साथ ही साथ आपको यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में मुंबई से याद रखना है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के हाल ही में मुख्यमंत्री चुने गए हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जी कौन है? ये मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, तो देवेंद्र फडणवीस ने लिया है। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जाता है कि महाराष्ट्र राज्य किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो साल सेतु द्वीप पर बसा हुआ है महाराष्ट्र। आपको ध्यान देना चाहिए, यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है क्रेटर झील से संबंधित, तो पूछा जाता है लोनार झील का संबंध भारत के किस राज्य से है और यह किस प्रकार का झील है? तो आप बताइए कि महाराष्ट्र से संबंधित है और यह क्रेटर प्रकार का झील है या उल्का पिंडों के गिरने से बना हुआ झील है। और हाल ही में इसके जल में परिवर्तन देखा गया है, रंग में परिवर्तन देखा गया है, और उसका मुख्य कारण जीवाणुओं का पाया जाना है। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर जो है, यह बहुआयामी बहुकला सांस्कृतिक केंद्र जो है मुंबई में प्रारंभ किया गया। इसका नाम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर रखा गया है। आपसे नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप जरूर याद रखें। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा? अब देखिए, यहां दिया गया पहला यूएसए, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा भारत। यहां मालाबार संबंधित आपको बहुत बार ये जानकारी बताई गई है कि मालाबार युद्धाभ्यास जो है दोस्तों, ये बेसिक जो है ये क्वाड देशों का युद्धाभ्यास है। और क्वाड देश में है कौन कौन से देश? तो यूएसए शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और भारत शामिल है। इन 4 देशों को मिलाकर क्वाड देश की संरचना बनाई गई। लेकिन यहां बात हो रही है मित्रों मेजबानी की, कि 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये जापान के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? जापान के द्वारा किया जाएगा 2022 के मालाबार युद्धाभ्यास का। अब यहां युद्धाभ्यास से बात हो रही है, तो हम हाल फिलहाल में कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हुए हैं उनको रिकॉल कर लें, तो आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगर बात हो मित्रों कि यूएसए के साथ भारत कौन कौन सा युद्धाभ्यास करता है, तो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास और युद्ध अभ्यास नाम का भी युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो ये यूएसए के साथ होता है। और वज्र प्रहार का युद्धाभ्यास 2022 में कहां किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया। अगर बात करें जापान की, तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास और जाइमेक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की मित्रों, तो पिच ब्लैक युद्धाभ्यास, साथ ही साथ मालाबार युद्धाभ्यास में भाग कौन लेता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और भारत भाग लेता है। आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्वाड देशों के अलावा किस अन्य देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारत आयोजित करता है? तो क्वाड देशों के साथ तो करता ही करता है, लेकिन एक अन्य देश के रूप में रूस के साथ भी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी आयोजित होती है। अगर हम बात करें यहां पर कुछ महत्वपूर्ण और युद्धाभ्यास की, अगर बात हो दोस्तों सूर्य किरण की, तो भारत और नेपाल के मध्य में आयोजित किया जाता है। बात हो स्लीनेक्स की
और मित्र शक्ति की दोस्तों, तो यहां पर ये दोनों युद्धाभ्यास जो हैं भारत और श्रीलंका के साथ आयोजित किया जाता है। अगर यही बात हो संप्रीति दोस्तों, संप्रीति की, साथ ही साथ बोंगो सागर की, तो ये दोनों युद्धाभ्यास बांग्लादेश और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है। इसी तरह से आपको याद रखना है काजिंद युद्धाभ्यास, ये कजाकिस्तान और भारत के साथ होता है, जबकि दोस्तों खंजर युद्धाभ्यास जो है ये किर्गिस्तान और भारत के बीच में होता है। अगर बात करें इक्वेरियन युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, तो मालदीव के साथ होता है। अगर बात करें सिम्बेक्स की, तो सिंगापुर के साथ होता है। अगर हम यही बात कर लें मिलन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, तो मिलन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप इनको याद रखते हैं तो यकीन मानिए युद्धाभ्यास से प्रश्न गलत होने वाले नहीं हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। इससे पहले देखिए इस युद्धाभ्यास मालाबार युद्धाभ्यास का एक पिक्चर दिखाया गया है और इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि विजुअल जो पिक्चर आपको दिखाई जाती हैं आपके दिमाग में वो चीजें छप जाएं और आने वाली परीक्षाओं में इन विजुअल पिक्चरों को याद करके मेमोराइज करके आप अपने प्रश्न का सही उत्तर दे सकें। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग प्रारंभ किए जाने की घोषणा किया गया। दोस्तों देखिए पहला विकल्प दिया गया छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा बिहार। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर ए सही होगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर दोस्तों यहां की राजधानी है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल जी हैं। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो अनुसुईया उइके जी जो हैं यहां की राज्यपाल के रूप में हैं। यहां को आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस नाते बता दिया जाता है क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में अभी बीपीएससी का पेपर हुआ है तो वहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल का मैचिंग प्रश्न आया हुआ था। तो आप लोग जरूर इसको याद रखें क्योंकि ये आपको सपोर्ट प्रदान करता है। जब ये सारी चीजें याद रहेंगी तो आप यहां पर रिलेट कर लेंगे और अपना सही आंसर कर ले जाएंगे। तो यहां देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी हैं और राज्यपाल के रूप में अनुसुईया उइके जी हैं। साथ ही साथ यहां बात हो रही है मिलेट की, तो मिलेट को मोटे अनाज के नाम से जाना जाता है, मोटे अनाज के नाम से जाना जाता है। अब यही आप याद कर पा रहे हो दोस्तों, तो हम लोगों ने हाल ही के दिनों में बात कर रखी है कि मोटे अनाज की श्रेणी में कौन कौन से अनाज आते हैं। तो ज्वार आता है दोस्तों, बाजरा आता है, रागी आता है, साथ ही साथ कोदो आता है। ये सारी जो हैं ये मोटे अनाज के श्रेणी में आते हैं। और आपको उस दिन भी बताया गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है ये भारत की पहली सरकार है जो एमएसपी पर मोटे अनाजों को खरीदने का कार्य कर रही है। साथ ही साथ आपको बताया गया था मातृत्व कौशल्या योजना और गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का वर्ष के रूप में घोषित किया है। आपको यह जरूर याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, तो मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अब यहां से आप एक महत्वपूर्ण जानकारी याद रखें कि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 53 टाइगर रिजर्व हैं। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ का 53वां टाइगर रिजर्व है। अगर बात की जाए
हरेली पर्व, हरेली पर्व की, तो ये कहां का पर्व है? तो हरेली पर्व का संबंध छत्तीसगढ़ से है, जबकि पिंडवानी, पिंडवानी नृत्य, ये भी कई बार पूछा गया है कि पिंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये छत्तीसगढ़ से है, जबकि हरेला अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड राज्य का ये त्योहार है। साथ ही साथ आपको याद रखना है महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में छत्तीसगढ़ से ही, कि आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हमार बेटी हमार मान नामक योजना भी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, साथ ही साथ उत्तराखंड, उत्तराखंड, इन 3 राज्यों का गठन किया गया था सन 2000 में। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन राज्यों का गठन कब किया गया था, तो सन 2000 में इन 3 राज्यों का गठन किया गया था। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। देखिए, मिलेट प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन करते हुए यहां के मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल जी। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस भारतीय राज्य में चीता टास्क फोर्स गठन की घोषणा किया गया है? दोस्तों, हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा जो दिया गया है ये केरल है। यहां जो सही विकल्प है ये मध्य प्रदेश है। हाल ही में चर्चा में खूब रहा है मध्य प्रदेश, और खास करके कून्हो नेशनल पार्क, कून्हो नेशनल पार्क, पूनो नेशनल पार्क आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य से संबंधित है, तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहां से संबंधित है दोस्तों? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है चीतों की सुरक्षा, हाल ही में चीते लाए गए हैं कहां से? नामीबिया, नामीबिया से लाया गया है। कितने चीते? 8 चीते लाए गए हैं, 5 मादा हैं दोस्तों और 3 नर हैं, जिसमें से एक मादा चीते का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आशा रखा गया है, आपको याद रखना है। और इन्हीं के संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में साथ ही साथ इसको टूरिज्म के रूप में बढ़ावा देने के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स, 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और ये किसके लिए? कून्हो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों के संरक्षण और इनके वृद्धि और विकास से संबंधित जानकारियों को साझा करने के लिए। अब यहां मध्य प्रदेश से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम रिकॉल कर लें। अगर बात किया जाए कि टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ जो टाइगर की संख्या विश्व में है उसकी 70% आबादी जो है दोस्तों ये भारत में स्थित है, और सर्वाधिक टाइगर भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। कितने? 526 टाइगर। दूसरे स्थान पे कौन है? तो दोस्तों दूसरे स्थान पे कर्नाटक राज्य है। अगर हम बात करें यहीं पर कि सोया सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सोया सिटी के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। अगर आपसे पूछा जाए कि वन क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य दोस्तों यह मध्य प्रदेश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि राज्यों का क्रम क्या है, तो सबसे पहले स्थान पे दोस्तों राजस्थान आता है, और दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे स्थान पे दोस्तों महाराष्ट्र आता है, और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। साथ ही साथ हाल ही में मध्य प्रदेश से चर्चा में रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना कहां की गई, तो मध्य प्रदेश के खांडवा में किया गया। अगर बात किया जाए हर घर जल प्रमाणित जिला पहला कौन सा है, तो ये बुरहानपुर है, और ये कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा है, तो ये मांडला जिला है, जो कि कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं। आप निश्चित रूप से इन सारे प्रश्नों को याद रखिए। जब भी आपकी परीक्षा होगी तो आपके सारे ये प्रश्न आपको
जरूर पहुंचाएंगे आपकी सफलता में। आइए इसी क्रम में हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से कूनो नेशनल पार्क को देखते हैं। साथ ही साथ आपको दिवस याद रखना है कि चीते 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहां कूनो नेशनल पार्क में लाए गए और प्रधानमंत्री जी द्वारा इनको छोड़ा गया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसे गेल इंडिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए पहला दिया गया है संदीप कुमार गुप्ता, दूसरा मनोज जैन, तीसरा मनोज सोनी, चौथा मनोज पांडे। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, यह विकल्प नंबर ए सही है। संदीप कुमार गुप्ता जी को गेल इंडिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यहां आ जाती है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो आप जरूर याद रखें कि मनोज जैन जी के स्थान पे कौन नियुक्त किए गए हैं? संदीप कुमार गुप्ता जी नियुक्त किए गए। और भारत की, आपको याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल है। अब यहां पर बात हो रही है नियुक्ति से, तो आपको जरूर याद रखना है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल। किसे नियुक्त किया है दोस्तों? अलका मित्तल को। अगर बात की जाए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख के रूप में पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो धृति बनर्जी। कौन है दोस्तों? धृति बनर्जी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अगर हम यही बात कर लें यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भारत के 29वें थल सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे। कौन है दोस्तों? मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है। यही अगर बात किया जाए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखें विनय मोहन क्वात्रा जी को नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसके स्थान पर जगह लिया है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी के स्थान पर विनय मोहन क्वात्रा जी को चुना गया है। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है अजय कुमार सूद। कौन है? अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया है भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में। आइए इसी क्रम में हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए गेल इंडिया का आपको एक पिक्चर दिखाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है कि भारत में महारत्न कंपनियां कितनी हैं? तो टोटल 12 महारत्न कंपनियां हैं। और नवीनतम कौन है, मतलब 11वीं कौन है? तो पावर फाइनेंस है। 12वीं कौन है? तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ये 12वीं भारत की महारत्न कंपनी के रूप में है। तो यहां से आप ध्यान रखें गेल इंडिया लिमिटेड भी भारत की महारत्न कंपनी की सूची में आती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म है। और महारत्न कंपनियों की सूची में गेल इंडिया भी जानी जाती है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव प्रारंभ किया गया? यहां देखिए पहला दिया गया मध्य प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा लद्दाख। यहां जो सही हमारा विकल्प है विकल्प नंबर सी सही होगा। जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव प्रारंभ किया गया। अब यहां ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। किस अनुच्छेद के माध्यम से? तो अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। साथ ही साथ इसे हटाकर 31 अक्टूबर 2019 को हटाकर विशेष राज्य के दर्जा अनुच्छेद 370 को हटाकर दो केंद्र शासित राज्यों का गठन किया गया। तो आपसे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है उन राज्यों के जो प्रशासक या उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को नियुक्त किया गया था। जबकि लद्दाख राज्य के लिए राधा कृष्ण माथुर जी को
कृष्ण माथुर जी को नियुक्त किया गया था। अब वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के 14वें कैग, भारत के 14वें कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और कैग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कैग का पद अनुच्छेद 148 में वर्णित है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, अगर उनको रिकॉल कर लें तो आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। अगर पहला प्रश्न पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर का इतिहास, जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में वर्णित है? तो राज तरंगिणी में वर्णित है। आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किसके द्वारा हुआ था? तो राजा हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा विलय किया गया था। अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जैनुल आबेदीन को जम्मू कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत का स्वर्ग के नाम से किस राज्य को जाना जाता है या किस केंद्र शासित प्रदेश को जाना जाता है? तो जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। यहीं से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी याद रखना है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप याद रखें हेमिस हाई नेशनल पार्क जो है यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि किस राज्य में स्थित है? लद्दाख राज्य में स्थित है। अगर बात करें भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो साउथ बटन नेशनल पार्क है। और यह कहां से संबंधित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है साउथ बटन नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर राज्य में ही आपको पूछा जाता है दाचिंगम नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप याद रखें हंगुल मृग कहां पर पाया जाता है भारत में या किस नेशनल पार्क में? तो दाचिंगम नेशनल पार्क में हंगुल मृग पाया जाता है। आपको याद रखना है करेवा की खेती किससे संबंधित है? तो आप याद रखिए केसर के उत्पादन को करेवा की खेती के नाम से जाना जाता है। और केसर को जीआई टैग कहां पर प्राप्त है? किस राज्य को प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। यहीं से प्रश्न में अगर बात हो पक्षी कलरव, एक महोत्सव होता है कलरव महोत्सव, तब यहां इस प्रश्न का आंसर आपका बदल जाएगा। अगर पूछा जाए कलरव महोत्सव कहां पर आयोजन किया गया था? तो बिहार के जमुई में कलरव महोत्सव का आयोजन किया गया था। और यहां पर अगर केवल पक्षी महोत्सव पूछा जा रहा है पहला, तो इसका आंसर जो होगा यह जम्मू कश्मीर राज्य होगा। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखिए। यहां हेमिस हाई नेशनल पार्क को दिखाया गया है जो कि लद्दाख राज्य से संबंधित है, और यहां दाचिंगम नेशनल पार्क दिखाया गया है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। आइए इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो कितनी बार रहे थे? तो ये देखिए पहला दिया है 1 बार, 4 बार, फिर उसके बाद 2 बार या 3 बार। तो यहां जो सही विकल्प हमारा है ये विकल्प नंबर डी सही होगा। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार कार्यकाल में सेवा दिया है। अगर बात करें इन्होंने सबसे पहले 1967 ईस्वी में ये विधायक के रूप में यशवंत नगर से विधायक के रूप में सबसे पहली बार 1967 में चुन के आए थे। साथ ही साथ इन्होंने 10 बार विधायक साथ ही साथ 7 बार सांसद के रूप में, और वर्तमान में ये मैनपुरी के सांसद के रूप में थे। और हाल ही में लंबी बीमारी से जूझते हुए इनका मृत्यु हुआ है। आपको ध्यान रखना है नेताजी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो नेताजी उपनाम से मुलायम सिंह यादव जी को, या धरती
पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव जी को जाना जाता है। इनका पैतृक स्थल का नाम आपको जरूर याद रखना है, सेफई जो है इनका पैतृक स्थल है। और इनकी पार्टी का नाम आपको याद रखना है, ये किस पार्टी से थे? तो समाजवादी पार्टी। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी में इन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया था। अब यहां से ये पार्टी की बात हो गई है, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत में कुल राजनैतिक दलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कुल राजनैतिक दलों की संख्या 8 है। और नवीनतम राजनैतिक दल कौन है? तो पीपल्स पार्टी जो है ये नवीनतम दल है। और इसी के द्वारा कोनराड संगमा मेघालय में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। आपको ध्यान रखना है कि पीपल्स पार्टी नवीनतम पार्टी के रूप में है। और भारत में कुल राजनीतिक पार्टियों की संख्या जो है वो 8 है। और पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? खुली किताब इसका चुनाव चिन्ह है। एक पिक्चर के माध्यम से देखिए मुलायम सिंह यादव जी को दिखाया गया है। साथ ही साथ ये 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं पे समाप्त हो रही है। और अंत में आपसे विदा लेने से पहले 2 शब्द कहना चाहेंगे। देखिए, रख हौसले बुलंद, तेरी उड़ान भी होगी, देखेगी दुनिया सारी, तेरी एक दिन ऐसी पहचान होगी। मतलब आप अपने हौसले को, अपने आत्मबल को कायम रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, आप सफल होके ही रहेंगे। अगर मेरे द्वारा और चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट के माध्यम से आप फीडबैक भी दें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।